प्रभुदास लीलावती की चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अमीषा वोरा जोड़ी हैं, जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन भी रही हैं। इनका सफ़र महिला सशक्तिकरण और वेल्थ क्रिएशन की एक कामयाब कहानी है। उनसे बात करते हैं। अमीषा जी, गुड आफ्टरनून, हैप्पी वुमेन्स डे इन एडवांस। ऑब्वियसली आपकी पहचान ये तो है ही, साथ में एक इतनी सक्सेसफुल ब्रोकरेज कंपनी अब आप ओन करती हैं, लीड करती हैं। तो पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस समय आपका व्यू क्या है मार्केट को लेकर? ये जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, जिसने पूरा का पूरा मार्केट का सेंटिमेंट खराब किया है, उसे आप कैसे अप्रोच कर रही हैं? ये वॉर की सिचुएशन अनलाइक रशिया यूक्रेन वॉर विच जिसकी वजह से भी हमारे ऑयल प्राइसेस पे असर आ सकता था, बट ये बार मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन बेस इतना कम है, इंटरेस्ट रेट इतने कम है, और मेटल प्राइसेस ऊपर, गैस प्राइसेस ऊपर, ऑयल प्राइसेस ऊपर, ये तीनों की वजह से हमें इन्फ्लेशन का थोड़ा सामना करना पड़ेगा, जिसके चलते इंटरेस्ट रेट कम होने की जगह पर थोड़े ऊपर जा सकते हैं। तो वो जो पूरा बेस केस सिनेरियो था वो डिस्टर्ब हुआ है, एंड उससे ऊपर चलते हुए भी जो सप्लाई डिसरप्शन अगर गैस में हुई है, तो उसका कास्केडिंग इफेक्ट इमीडिएटली फाइंड आउट करना डिफिकल्ट रहेगा कि ये सब कब तक चलेगा, कितना क्या फैक्टर करना है डिस्टरबेंस को। तो मार्केट इसकी वजह से शॉर्ट टर्म में नर्वस है, ऐसा मैं कह सकती हूँ। शॉर्ट टर्म में नर्वस रहेगा तो इस समय फिर क्या करें? कैश पे रहें, कुछ सेफ्टी की जगह ढूंढें, कुछ सेफ हेवन बाइंग करें? आपकी क्या अप्रोच होगी? मेरे हिसाब से अभी भी देखिए, मार्केट में डिकेड से कोई टाइमिंग तो कर नहीं पाया है, और हमने हमेशा ये भी देखा है कि एक्सट्रीम डिफिकल्ट सिचुएशन में जब मार्केट करेक्ट कर जाती है, तो उसके बाद रिबाउंड भी बहुत अच्छा होता है। मार्केट ने वॉर तो शायद पहले भी देखे होंगे, लेकिन कोविड कभी नहीं देखा था, बट कोविड के बाद भी रिबाउंड उतना ही वेंजेंस से आया था। तो ये जो सिचुएशन है, उसमें दो चीज मैं रेकमेंड करूंगी। एक तो एसेट एलोकेशन, कि 10 से 15% अभी भी प्रीशियस मेटल में रखिए, 15-20% कोई भी फॉर्म के फिक्स्ड इनकम में रखिए, बट नॉट लॉन्ग टेन्योर, रिट है, इनविट है, बाकी सब में रखिए, और 55-60% तो अभी भी इक्विटी में रखना ही चाहिए। उसमें लिक्विडिटी, जैसे कि लार्ज, मिड, स्मॉल एंड द सेक्टर प्रेफरेंस को रिव्यू करके अपनी एक अच्छी पोजीशन बनानी चाहिए। एंड जो म्यूचुअल फंड में है, तो वो काम तो उसका फंड मैनेजर बहुत अच्छे से करेगा, बट आई वुड से दैट थोड़ा इमोशनली ब्रेस होकर, ये मार्केट की वॉलेटिलिटी का पेन लेने के लिए तैयार होकर इसको नेविगेट करना चाहिए। इसमें अगर आप लॉसेस बुक करोगे तो वापस जल्दी से आ नहीं पाओगे। ओके, योर पॉइंट टेकन मैम। वीरेंद्र बोल रहा हूँ, मेरी तरफ से भी आपको मैम वुमेंस डे की अग्रिम शुभकामनाएं। मैम एक और चीज़ है, आई मीन अब तक कि प्राइवेट बैंक्स जो है ना, आई मीन इस बार तो HDFC बैंक को देखे मैं भी, अगर आप देखें थोड़ा सा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। आई मीन द वे HDFC बैंक इज परफॉर्मिंग। आज ICICI बैंक में कोलैप्स है। हमने ये पूरे लास्ट 6 महीने में PSU बैंक को कैपिटलाइज करते हुए देखा था, ऑल टाइम हाई क्रिएट किया। SBI ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स दी। अभी अगर फ्रेश एडिशन करना है कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो, आप किस में वकालत करेंगे? प्राइवेट बैंक्स में जो प्राइस मिल रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं आपको? देखिए, प्राइवेट बैंक और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, वो दोनों थोड़े दोनों चीजों से सेंसिटिव है, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट आउटलुक से, क्योंकि अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर बुक इज इन बॉन्ड्स, तो बॉन्ड यील्ड से उनको थोड़ी सेंसिटिविटी आती है, एंड अनसर्टेनिटी ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स या इंडिविजुअल इनकम से भी उनको अनसर्टेनिटी आती है, एंड दे वर वेरी वेल ओन सेक्टर्स। तो मुझे लगता है इसकी वजह से इनमें करेक्शन का मोड चालू है। फ्रॉम पब्लिक सेक्टर पर्सपेक्टिव, फ्रॉम वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ये नजरिए से कि उनकी सब्सिडरीज बहुत वैल्यूएबल है, SBI डेफिनेटली
continues to be a strong long-term pick. And public sector में हमारा preference ICICI बैंक पे रहा है. No doubt other banks are also doing well. तो मैं कहूंगी कि ये एक फेज है जहां पर some of the other sectors might do better. क्योंकि यहाँ पर जो बेस assumption था ना ये सेक्टर का वो थोड़ा अभी ये वॉर सिचुएशन में और ऑयल के प्राइस के शूटअप होने से डिस्टर्ब हो चुका है. तो ये एक लेवल पर जाकर आप वापस उसको एवरेज आउट कर सकते हो, बट अभी थोड़ा वॉच करना चाहिए. इस पे इमीडिएट एक्शन करने जैसा नहीं है. बट मैं ऐसा जरूर कहूंगी कि देयर आर अदर एरियाज विद इन द इकोनॉमी जो अभी भी बहुत अग्रेसिवली ग्रोथ मोड में है. ऑफ कोर्स डिफेंस इज डेफिनेटली इंडिया की स्ट्रेटेजी जो आत्मनिर्भरता की थी उसमें ही चलते बहुत अच्छा कर रहा था. एंड एवरी सच इवेंट विच इज हैपनिंग ग्लोबली, इंडिया भी चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा वो अपने पे निर्भर रहे एंड ऐसा स्केल लाए कि कहीं ना कहीं वो ग्लोबली भी सप्लाई कर सके. तो ये एक सेक्टर रहेगा. जैसे हम सबको पता है एआई, पर एआई का इंडिया में क्या खेल होगा? तो वो कहीं पर ना कहीं पर या तो डेटा सेंटर या तो पावर एंड उसके नीचे जो एंसिलरीज है इन टर्म्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर, स्विच गियर्स, पावर एंड केबल, वायर्स, मुझे लगता है वो सब में एक्शन बहुत अच्छा रहेगा. तो थोड़ा पोर्टफोलियो रिव्यू करने से भी ये मार्केट को अच्छे से नेविगेट कर सकेंगे. ओके, ठीक है. अच्छा मैम, अभी आपने जो बात की थी ना एसेट एलोकेशन की, मैम जिसमें आप 10 to 15% डिप्लॉयमेंट इन गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स, देन आपने फिक्स एसेट्स के लिए 15-20% कहा, रेस्ट 55 कहती हैं आपकी, चलिए आप इक्विटी में रखिए अभी भी. बट विद इन दैट एज वेल कमोडिटीज़, चाहे वो मेटल्स हों चाहे मतलब फेरस नॉन फेरस, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है ये. आई मीन कल भी नाल्को ने अपना, अगर आप देखें, इस दौर का नया हाई क्रिएट किया. व्हाट अबाउट मेटल्स, फेरस नॉन फेरस, उसको कितना अंश देंगे आप इस वक्त? Over last almost 8 to 9 months, for first few months, value call didn't work so much, but last, if you see a quarter or two, the value calls is coming through. अब एल्यूमिनियम की बात करें तो गैस प्राइस जिस तरह से ग्लोबली बढ़ चुके हैं उसमें बाकी सबकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी. और हमारे कोई प्लेयर्स हैं, नैको है, जिनका खुद का पावर है, वो बेटर प्लेस रहेंगे, कॉस्ट उतना नहीं बढ़ेगा. तो मेटल वी कंटिन्यू टू होल्ड आवर बुलिश स्टांस. और हमारा तो बड़ा व्यू है कि मेटल सेगमेंट में इतना ग्लोबली इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ है लास्ट 4-5 साल से, एंड उसके चलते प्राइसेस भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे. एंड अगर व्हेनेवर वॉर स्टॉप्स यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट, तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा. ओके अमीषा जी, ये सवाल मैं अपने सभी एक्सपर्ट से पूछ रहा हूँ. आईटी में इस तरीके की फॉल हमने लास्ट टाइम देखी थी 2004 में. आप इसको एज अपॉर्चुनिटी मान रही हैं या थ्रेट? देखिए, आईटी में वैल्यूएशंस, प्राइस, वो माउथ वाटरिंग हो चुका है, लुकिंग एट द काइंड कैश दैट दे जनरेट. बट मुझे हम लोगों को एज अ हाउस व्यू एंड मुझे भी पर्सनली लग रहा है कि यहाँ पर री रेटिंग होना डिफिकल्ट है. एंड ये जो पूरा एआई एंड कोडिंग का इफेक्ट है, मुझे लगता है वो न खाली आईटी स्टॉक्स पे सीमित रहेगा, वो कहीं ना कहीं जॉब क्रिएशन, उसकी वजह से मिडिल क्लास बाइंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स, रियल एस्टेट, सब पर आएगा. और ये हम भाप पाएंगे ओवर नेक्स्ट 2 years. ये एक क्वार्टर की कोई स्टोरी नहीं है, ये आपको 1-2 साल में इसकी इम्पैक्ट पता चलेगी. तो कैसे मैन्युफैक्चरिंग या अदर सेक्टर्स जॉब पिकअप करते हैं, वो इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. पर मुझे लगता है यहाँ पर मैं री रेटिंग समझ के यहाँ पर ओवरवेट भी नहीं जाऊंगी ना बाय. ओके, चलिए अमीषा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस बातचीत में आज शामिल हुई और सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने मैम. एंड हैव अ नाइस वीकेंड, और मोर स्पेशली दैट डे 8 मार्च वुमेंस डे,
उस दिन की अग्रिम शुभकामनाएं पूरे CNBC आवास परिवार की तरफ से आपके लिए मैम।